अब बात शरद पवार की और शरद पवार के राज चक्र की। अब राज चक्र मैं क्यों कह रहा हूं, यह राजनीति का वो चक्र है जिसको महाराष्ट्र में शरद पवार घुमाया करते। आज पासा पलट गया है और सारी कमान अजीत पवार के हाथ चली गई है। क्या ये कहानी इतनी सिंपल है? इज इट दिस सिंपल दैट मिस्टर अजीत पवार हैज बीन कंप्लीटली आउटफॉक्स्ड बाय मिस्टर अजीत पवार एंड मिस्टर Sharad Pawar's career as a politician is over? Or is Mr. Sharad Pawar not in control of NCP? Is this story so simple? Or is it much more than what meets the eye? क्या इस कहानी के किरदार अभी और भी हैं? क्या इस कहानी में और भी चैप्टर्स हैं? क्या पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद पता ना हो और वो दिमाग में शरद पवार के चल रही हैं। तो जो मैं अब बात करने वाला हूं वो इस कहानी में ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट बहुत पॉसिबल है क्योंकि ये वो चीज है जो मेरी एज अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बताती है कि दिस इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये तस्वीर दरअसल नहीं हो, तस्वीर कुछ और हो और हमको नजर कुछ और आ रहा है क्योंकि हमको ऐसा दिखाया जा रहा है। हैज मिस्टर पवार रियली लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द पार्टी? Is Mr. Pawar so weak that he would not know what's cooking inside the party? And he would let his MLAs desert him like that? Are all these things possible? So what are the possibilities? What are the possibilities? आखिर क्या possibilities हैं? तो possibility number 1, according to me, is this: the split in NCP is real. जैसा दिख रहा है वैसा ही है। शरद पवार अलग हो गए हैं, अजीत पवार अलग हो गए, दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। एनसीपी सारे अजीत पवार के पास चले गए, एमएलसी सारे अजीत पवार के पास चले गए, एमपी सारे अजीत पवार के पास चले गए और शरद पवार, सुप्रिया सुले और कुछ लीडर्स के साथ रह गए। ये है पोजीशन नंबर 1, यानी पॉसिबिलिटी नंबर 1। ये जो दिख रहा है वही है। और व्हाई इज ही सेइंग दैट, व्हाई अजीत पवार एंड अदर लीडर्स आर सेइंग वी आर द रियल एनसीपी? इज बिकॉज उनको पार्टी का नाम भी चाहिए और सिंबल भी चाहिए। एक सिंपल सी कहानी। अब पॉसिबिलिटी 2 पर जाइए। अब पॉसिबिलिटी 2 को समझने के लिए मैं एक पिक्चर प्रॉम्प्ट कर रहा हूं और वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉसिबिलिटी 2 इस पिक्चर से रिलेटेड है। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी मीटिंग पटना में किया गया ऑपोजिशन पार्टी का, उसका कनेक्शन जो शिवसेना, जो एनसीपी में अब हो रहा है, उससे है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी रीडिंग ये कहती है कि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये सारा कुछ शरद पवार का डिजाइन है। शरद पवार ने खुद ये सब कुछ डिजाइन किया है और वो खुद को विक्टिम जानबूझ के बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले ऑपोजिशन की मीटिंग पटना में जाकर, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, इसमें उन्होंने ऑपोजिशन के साथ अपने कमिटमेंट को शो किया, यानी एनसीपी की कमिटमेंट को शो किया। लेकिन इस डिसीजन से दरअसल मिस्टर पवार एग्री नहीं करते, यानी ऑपोजिशन के साथ जाना पवार को नागवार गुजर रहा है। उसके रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है, आई विल कम टू दैट लेटर। बट पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारा कुछ पवार ने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मीटिंग पटना में हुई है ये उनके मुताबिक नहीं हुई। शायद उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या फिर उनको सेंटर में रख के चीजें नहीं की गई और पटना का पूरा कॉन्क्लेव एनसीपी के लिए नुकसानदेह है। ऐसा कंक्लूजन पवार साहब के दिमाग में हो सकता है और इसीलिए इन्होंने पूरी की पूरी राजकथा लिख डाली। ये पूरा क्रिएशन शरद पवार का खुद का है। एनसीपी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, अजीत पवार अलग नहीं हुए हैं। उसके मल्टीपल इंडिकेटर्स भी हैं जो मैं कह रहा हूं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि एनसीपी अपने लिए बेस्ट ऑप्शन तलाश कर रही है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो एनसीपी अपने लिए सोच रही है। शरद पवार को लगता है उनकी पार्टी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजीत पवार और एनसीपी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको चूज किया जाए। ऐसा ना हो कि इस ऑपोजिशन की लड़ाई में एनसीपी का बेड़ा गर्क हो जाए, यानी एनसीपी का सफाया हो जाए। एनसीपी को जिंदा रखने के लिए, एनसीपी को रेलेवेंट रखने के लिए
एनसीपी को पावरफुल रखने के लिए, एनसीपी को इंपॉर्टेंट रखने के लिए शरद पवार ने ये पूरी की पूरी रचना रच दी है। और ये कहानी पूरी शरद पवार के की क्रिएटेड है। एंड एवरी सिंगल स्टेप दैट यू आर नोटिसिंग इज व्हाट Sharad Pawar has planned. So whatever you are seeing is as per the plan of Sharad Pawar, and it is panning out the way Mr. Sharad Pawar has planned it to be in the interest of NCP. जो कुछ भी NCP के इंटरेस्ट में है उसी मुताबिक मिस्टर शरद पवार ने इस सारे खेल को रचा है। ये वो शतरंज की बाजी है जो शरद पवार ने खुद बिछाई है। इसमें खुद ही खुद को शह और मात दी है और अपनी एनसीपी के लिए एक बेहतर ऑप्शन तलाश किया है। अब जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो हाइपोथेटिकल नहीं है, उसके पीछे कॉन्क्रीट रीजंस है। और कॉन्क्रीट रीजंस क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसके फंडामेंटल रीजंस ये है कि मिस्टर शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी पार्टी को कंट्रोल करें और मिस्टर अजीत पवार गवर्नमेंट में पार्टनर रहे। यानी मिस्टर अजीत पवार शुड बी इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड द पार्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय हिज डॉटर। और उसी को देखते हुए मिस्टर शरद पवार ने जो कुछ भी डिसाइड किया, जो कुछ भी सोचा, वो लाकर आपके सामने रख दिया। ये जो तस्वीर है ऑपोजिशन पार्टी मीट की एक और, ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगी। शरद पवार को इस मीटिंग से परेशानी क्या है? शरद पवार को मीटिंग से परेशानी यह है कि डिस्पाइट बीइंग द सीनियर मोस्ट लीडर इन द ऑपोजिशन रैंक्स, अगर आप ऑपोजिशन लीडर्स को देखें तो उस ऑपोजिशन लीडर में 17 ऑपोजिशन लीडर थे जिन्होंने सेंटर स्टेज लिया। अब इन 17 ऑपोजिशन लीडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनको दिया गया उस लिस्ट में मिस्टर शरद पवार नहीं थे, जबकि शरद पवार सीनियोरिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस हर लिहाज से सबसे ज्यादा सीनियर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। बावजूद इसके मिस्टर शरद पवार के इंपॉर्टेंस को निगेट कर दिया गया। और ये बात शायद एनसीपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये बात शायद शरद पवार को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए शरद पवार ने ऐसा किया। That's the first reason. Nitish Kumar, Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal, they were trying to do all the talking and hog the limelight, whereas Mr. Pawar remained in the background. शरद पवार को बैकग्राउंड में रख दिया गया और सारा जो लाइमलाइट है वो मिस्टर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ले लिया। जब लीडरशिप की बात आई, आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे, तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका जो बेसिस है वो ये तस्वीर है। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में बीइंग द होस्ट नीतीश कुमार सेंटर स्टेज लेकर बैठे हैं, सबसे सेंटर में बैठे हुए हैं। उनके लेफ्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके राइट में लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव के बगल में ममता बनर्जी, राहुल गांधी के बगल में हेमंत सोरेन, उसके बाद स्टालिन, उसके बाद अखिलेश यादव वगैरह वगैरह। और इधर मिस्टर ममता बनर्जी के बाद शरद पवार और शरद पवार के बाद अरविंद केजरीवाल। शरद पवार की जो हैसियत है, पॉलिटिकल हैसियत जो है, उसमें उनको नीतीश कुमार के ठीक बगल में होना चाहिए था, बिकॉज उनसे बड़ा लीडर इस अलायंस में नहीं है। लेकिन इस बात को एनसीपी के, इस बात को ऑपोजिशन के लीडर्स ने समझा नहीं और एनसीपी को ये बात एक्सेप्टेबल हुई नहीं। नतीजा ये हुआ कि ये जो तस्वीर लोगों के सामने रखने की कोशिश ऑपोजिशन पार्टीज ने की, जहां पर राहुल गांधी ने सेंटर स्टेज लिया, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने सेंटर स्टेज लिया और मिस्टर शरद पवार को साइडलाइन कर दिया गया। ये चीज वैसी थी जो एनसीपी को एक्सेप्टेबल नहीं थी, मिस्टर शरद पवार को एक्सेप्टेबल नहीं थी और इसीलिए ये सारी गाथा शरद पवार ने लिख दी। अब एक और रीजन है बहुत बड़ा, शरद पवार ने, अगर ये कहानी शरद पवार ने लिखी है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एक रीजन ये है कि जो वोट इक्वेशन है, अगर वोट इक्वेशन को आप देखें तो वो एक्चुअली में एनडीए के फेवर में नहीं जाती है।
क्योंकि शरद पवार का कैलकुलेशन कहता है जो एमवीए में शिवसेना कमजोर हुई है, उसके बाद अगर अब इलेक्शन में ये कॉम्बिनेशन जाती है, यानी शिंदे फडणवीस और शरद पवार राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस, तो राहुल गांधी और एनसीपी देवेंद्र फडणवीस और आई बेग योर पार्डन उद्धव ठाकरे, ये जो कॉम्बिनेशन है एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस का, पवार राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का, ये कॉम्बिनेशन एनसीपी यानी एमबीए को वो सीटें नहीं दिला सकती जो एनसीपी को शायद बीजेपी के साथ जाने से मिल सकती है, क्योंकि शरद पवार का असेसमेंट ये कहता है कि एनडीए को उनसे कहीं ज्यादा सीटें आ जाएंगी, और शरद पवार के असेसमेंट से बेहतर असेसमेंट किसी का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपोजिशन को छोड़ो, तुम लोग एनडीए में जाओ। अब खुद नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक कमिटमेंट उन्होंने पटना में कर दिया कि एनसीपी तो उनके साथ रहेगी, और इस कमिटमेंट को तोड़ना फेस लॉस हो जाएगा मिस्टर पवार के लिए, और वो ये फेस लॉस नहीं करना चाहते। तो फेस लॉस नहीं करने के लिए उन्होंने खुद को अलग रखा, खुद को अपोजिशन रैंक्स में रखा, और पूरी पार्टी को एनडीए में डाल दिया और स्प्लिट बता दिया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा भतीजा मेरी सुनी नहीं रहा है। खुद अलग रह गए, खुद ऑपोजिशन में रह गए, लेकिन ऑपोजिशन की बात से वो इत्तेफाक रखते नहीं है। उनको पता है कि इधर गए तो शायद एट द मोस्ट 4 या 5 सीट मिल जाएगी, अगर एनडीए के साथ गए जितनी सीटें मिली एनसीपी के कोटा में सारे एमपी बन जाएंगे, तो 5 सीटें तो मिलेंगी नहीं, जाहिर है कोई भी अरेंजमेंट होगा उसमें 10 सीटें तो उम्मीद, कम से कम सीट 10 सीटों की उम्मीद एनसीपी कर सकती है, 10 के 10 एमपी बन जाएंगे, जबकि आज एनसीपी के इतने एमपी नहीं है। तो फिर फायदा किधर है? फायदा है एनडीए में जाने से, क्योंकि आप महाराष्ट्र को स्वीप कर जाओगे, आपके एमपी ज्यादा बन जाएंगे। अगर आप ऑपोजिशन रैंक में रहे तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन यहां पर पूरी गारंटी है, 24 कैरेट सोना है ये, इट्स अ 24 कैरेट गोल्ड, यू विल hit a jackpot if you go with NDA. Why? Every single MP, every single candidate who contests the Lok Sabha election will win with this combination, and that's a big plus, because then Mr. Sharad Pawar becomes much more important than what he is today. If he is so much important with 5 MPs, how important will he be with 10 MPs? And that is the calculation because of which Mr. Sharad Pawar has decided to dump the opposition and take his party to the NDA fold. So everything has been planned by Mr. Sharad Pawar. This is what I think is the reason for his going with NDA. Under the BJP umbrella, a lot of things are granted. अब क्या क्या चीजें ग्रांटेड है, जो चीज एनडीए के अंडर में मिस्टर शरद पवार को मिल सकती है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन या ये सिनेरियो करेक्ट है तो शरद पवार, जाहिर है कुछ दिन में तो एनसीपी पूरी एक हो जाएगी, शरद पवार वापस चले जाएंगे वहीं पर। ऐसे में शरद पवार को क्या मिलेगा बीजेपी के अम्ब्रेला के अंडर में? तो ये चीजें हैं जो उनको गारंटेड है। पहला, knowing Mr. Modi very well or knowing the BJP leadership very well, the party will respect Mr. Pawar's seniority और उनकी पोजीशन। सो ये बहुत बड़ा प्लस है। ऑपोजिशन में उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनको वो पोजीशन नहीं दी जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और लीडर्स अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको वो ड्यू देगी जो एक सीनियर लीडर को मिलना चाहिए। ये उनका असेसमेंट नंबर 1 है। व्हाई, व्हाट इज दे विल गेट उस केस में। दूसरा, आप गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हो महाराष्ट्र में, जो अभी आप गवर्नमेंट से बाहर हो आपको गवर्नमेंट मिल जाता है। तीसरा, आपका इंक्रीज नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। शेयर इन द यूनियन कैबिनेट, अगर आपके 10 एमपी बने तो कम से कम 2 आपके मिनिस्टर्स तो बन ही जाएंगे यूनियन कैबिनेट में। आप पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हो, यूनियन कैबिनेट में नहीं हो, आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनना मतलब 2 मिनिस्ट्री आपके अंडर में आना। आप अपने कार्डर को एडजस्ट कर सकते हो, लोगों को नौकरियां दे सकते हो, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, आपका रुतबा बढ़ जाता है। मिस्टर शरद पवार बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आइदर ही or his daughter will become the minister, and second can be Mr. Praful Patel or someone else. Either scenario, his
family, his position, his daughter's position goes up. So कैबिनेट और मोदी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन भी हो जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन केसेस का जिक्र किया जा रहा है कि बहुत सारे केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बाकी वगैरह वगैरह के चल रहे हैं, इन केसेस का अगर आप रूलिंग कॉम्बिनेशन में हो तो जाहिर है आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी एजेंसी. लॉजिकली है, जब सैया भयो कतवाल तब डर काहे का. आप ही की अगर सरकार है तो आप ही की एजेंसी आपके अगेंस्ट में इतनी आसानी से नहीं जाएगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी. तो जो प्रेशर एनसीपी को अभी लग रहा है शायद वो नहीं लगेगा. तो ये एक और रीजन है. अगर इन सारे बेनिफिट को वे करें, तोलें तराजू में, तो जो बीजेपी ऑफर कर रही है वो कहीं ज्यादा है, जो अपोजिशन ऑफर कर रही है बहुत कम है. तो ये जो पलड़ा है तराजू का, ये बीजेपी के जाने के साथ जाने से एनसीपी का यानी शरद पवार का बढ़ जाता है, और ऑपोजिशन के साथ जाने से घट जाता है. तो ये जो तराजू है इसमें बीजेपी के साथ जाने में शरद पवार और एनसीपी को ज्यादा फायदा है. इसीलिए शरद पवार ने पूरा खेल खेल दिया. Now, by calling the move of Ajit Pawar an anti-party activity, what has Mr. Sharad Pawar done? By calling the move of Mr. Ajit Pawar as anti-party, both the working presidents, Supriya Sule and Praful Patel, one second. By calling the move of Ajit Pawar as anti-party, Mr. Pawar is playing a guessing game with the opposition. So the question, is Mr. Pawar checkmating the opposition? क्या मिस्टर पवार ऑपोजिशन को ही उन्हीं के खेल में मात दे रहे हैं, और उन्होंने ऑपोजिशन को गेस करने के लिए छोड़ दिया है कि भाई अजीत पवार ने तो मेरे साथ रिवोल्ट कर दिया, मैं आप ही के साथ हूं, लेकिन मेरी पूरी पार्टी उधर चली गई. क्या मिस्टर पवार इज प्लेइंग अ फास्ट वन और पुलिंग अ फास्ट वन ऑन द ऑपोजिशन? ऑपोजिशन को डाक में रखकर पवार साहब ने एक ऐसी रचना रची जिससे ऑपोजिशन इस गलतफहमी में रहे या खुशफहमी में रहे कि पवार साहब तो अभी भी हमारे साथ हैं. दरअसल पवार साहब ने तो बहुत पहले ही टाटा बाय बाय आपको कर दिया, क्योंकि आपने उनको ये इंपॉर्टेंस दिया. आपने उनको अरविंद केजरीवाल के साथ बिठाया, आपने नीतीश कुमार के बगल में नहीं बिठाया, आपने उनको मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में नहीं बिठाया. और एनसीपी का ये मानना है कि राहुल गांधी के साथ शरद पवार को बैठना नहीं चाहिए था. ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, और मिस्टर पवार इज नाउ ट्राइंग टू करेक्ट हिज ओन ब्लंडर. दैट इज अनदर रीजन कि राहुल गांधी के साथ किसी प्लेटफॉर्म को शेयर करना, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, और एनसीपी तो कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बनी है. ऐसे में आप राहुल गांधी के साथ प्लेटफॉर्म कैसे शेयर कर सकते हैं? जब ये बात शरद पवार को समझ में आई, उन्होंने करेक्टिव स्टेप्स लेना शुरू किया, और इस करेक्टिव स्टेप्स का नतीजा है मिस्टर शरद पवार का ये डिसीजन कि अजीत पवार छोड़कर पार्टी चले जाएं और एनडीए के साथ जाएं. मैं बाद में देखूंगा कि क्या करना है, फिलहाल ऑपोजिशन गेस करती रहे कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं. ये पटना की मीटिंग ने बहुत नुकसान किया है ऑपोजिशन रैंक्स को, अभी और नुकसान होने वाला है. अजी अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ये सारी बातें मैं कह रहा हूं वो सब बेबुनियाद है. एक मिनट के लिए, whatever I am arguing or whatever I am trying to tell you is all has no basis. Hypothetically we accept it. What doesn't meet the eye, जो बात समझ में नहीं आती है वो ये कि अगर मिस्टर अजीत पवार रिबल कर रहे थे, अजीत पवार रिबेलियन कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, अजीत पवार अलग हो रहे थे, एनसीपी में स्प्लिट हो रहा था, और पार्टी में एक मीटिंग बुलाई गई 9 बजे सुबह रविवार को, तो मिस्टर शरद पवार को पता ही नहीं था कि पार्टी की मीटिंग किसने बुलाई गई है. ये हो ही नहीं सकता. पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है बगैर शरद पवार के, और शरद पवार के नाक के नीचे अजीत पवार ने एक ऐसी मीटिंग कर ली जिसके बारे में शरद पवार को कानों कान खबर नहीं हुई. ये हो ही नहीं सकता कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्योंकि इस मीटिंग में ही अजीत पवार ने अनाउंस किया कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं. तो फिर शरद पवार को पता ही नहीं हो, ये माना ही नहीं जा सकता. अगर एक मिनट के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि शरद पवार को नहीं पता, तो फिर अगर बगावत इतनी जबरदस्त थी, अगर सारे लीडर से अजीत पवार ने बात कर ली थी,
सबको खबर थी कि एनसीपी में क्या हो रहा है, तो फिर सुप्रिया सुले इस मीटिंग में क्या कर रही थी? सुप्रिया सुले अजीत पवार के बुलाई मीटिंग में 9 बजे क्यों गई? वो इसलिए गई क्योंकि सुप्रिया सुले वर्किंग प्रेसिडेंट है और प्रफुल्ल पटेल भी वर्किंग प्रेसिडेंट है। एक वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर पवार के साथ और एक वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर अजीत पवार के साथ, दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे। सुप्रिया सुले का वहां होना अपने आप में बताता है कि ये खिचड़ी पकी नहीं है, ये खिचड़ी पकाई गई है और ये खिचड़ी को मिस्टर पवार ने ही पकाया है। तभी उन्होंने सुप्रिया सुले को वहां जाने दिया और उनको पता था, ये हो ही नहीं सकता कि पवार साहब को ना पता हो। और प्रफुल्ल पटेल को इसलिए वहां रखा गया है ताकि वो पार्टी को भी वो रेगुलेट कर सके और सुप्रिया सुले का यहां होने से ऑपोजिशन को भी इंडिकेट कर सके कि मैं और मेरी बेटी अलग हैं और बाकी अलग है। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर शरद पवार फॉर इयर्स। कम से कम 30 साल से तो मैं जानता हूं, मैंने देखा है कि मिस्टर प्रफुल्ल पटेल कितने क्लोज हैं मिस्टर शरद पवार के। छगन भुजबल कितने क्लोज हैं शरद पवार के। ये लोग वो लीडर नहीं है जो शरद पवार को छोड़ देंगे। तो फिर सुप्रिया सुले उस मीटिंग में क्या कर रही थी? एक मीटिंग अजीत पवार बुलाएं, उसमें सुप्रिया सुले भी, प्रफुल्ल पटेल भी, छगन भुजबल भी, एनसीपी के बाकी एमएलए भी और शरद पवार को कोई खबर नहीं। ये इम्पॉसिबल है। आप सबके सामने मैंने रखा है। आप सब लोग बताइए कि आप लोगों को लगता है कि जो मेरा असेसमेंट वो करेक्ट है कि नहीं। ये पूरी रचना, ये पूरा जो राजतंत्र है, ये राजतंत्र मिस्टर शरद पवार ने क्रिएट किया है। He is the creator of the entire game plan that is panning out in Maharashtra. The alliance that has been formed with BJP and Eknath Shinde is not without the consultation of Mr. Pawar. Rather, it is designed by Mr. Pawar. It is Mr. Pawar who has pushed his party towards NDA because he thinks that the party will benefit much more with BJP than the opposition ranks. Now the question is about the survival of the opposition. ऑपोजिशन की नैया पार लगने से पहले डूब रही है। ऑपोजिशन की ट्रेन चलने से पहले ही रुक रही है। ऑपोजिशन का जो पूरा एजेंडा है वो सामने आए उससे पहले ही गायब होता नजर आ रहा है। मिस्टर राहुल गांधी क्या करेंगे? डज मिस्टर राहुल गांधी हैज अनदर कार्ड टू प्ले और हैज हिज एंटायर गेम प्लान बीन वीकेंड बाय मिस्टर शरद पवार? ये गेम में आखिर सिकंदर कौन है? मिस्टर शरद पवार, ऑपोजिशन, मिस्टर मोदी या फिर अजीत पवार? पूरा गेम क्या है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरा अंदाजा अगर सही है तो ये सारी रचना, ये रचना की जो रचना करता है वो मिस्टर पवार के अलावा और कोई नहीं है। ऑन दैट नोट आई टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लेट मी नो what do you think of the entire analysis that we have done. What do you think about Maharashtra politics and what do you think about what Mr. शरद पवार इज प्लानिंग टू डू नेक्स्ट? एनसीपी का क्या होगा, शरद पवार का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा, ऑपोजिशन का क्या होगा? आपको क्या लगता है? प्लीज लिखिए और बताइए। यू कैन राइट टू मी आइदर थ्रू यूट्यूब मैसेज बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली send me message on my messenger. On that note, good night, take care, shaba khair. We'll be back tomorrow to discuss the all important interview of Mr. Devendra Fadnavis to a news channel. Good night, shaba khair.